आज की कहानी है निकिता की, जो उन मॉडर्न बहुओं में से थी जिसे चाहिए थी एक मॉडर्न सासू माँ, जिसके साथ वो ट्यूनिंग का कैप्शन लिखकर फोटो पोस्ट कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली रीना ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी और अपनी सास के ऐसे ओल्ड फैशन होने के कारण निकिता बड़ी परेशान रहती थी। एक रोज जब निकिता अपना फोन चला रही होती है तो उसकी नजर अपनी फ्रेंड की व्हाट्सएप स्टोरी पर पड़ती है, जिसमें उसने अपनी सास के साथ एक कूल सी फोटो पोस्ट की थी, जिसे देखते ही वो तुरंत अपनी सास के पास जाती है और स्टोरी दिखाते हुए कहती है, देखिए मम्मी जी, आजकल ये दुनिया हो गई है, किसी की सास साड़ी ब्लाउज नहीं पहनती, और पहनती भी है ना तो ये कॉटन वाली साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहनती। मैं बताऊं आपको क्या पहनना चाहिए? ऑर्गेन्जा की साड़ी विद स्लीवलेस कटिंग ब्लाउज। देखने वाला भी कहे कि निकिता की सास में तो बचपन में भी बचपन झलक रहा है, पर नहीं, आपको तो ये कॉटन की साड़ी पहननी है। ये देखिए प्रिया की सास, देखकर पता चलता है क्या कि इनकी 2 पोतियां हैं। पहली बार में तो मुझे आंटी जी प्रिया की बड़ी बहन लगी थी। न जाने अपने चेहरे पर कितने एक्सपेरिमेंट करती हैं आंटी जी। एक ये सास है जो अपनी उम्र से छोटा दिखने की कोशिश करती हैं, और एक आप जो अपनी उम्र से 20 साल और ज्यादा बड़ी दिखना चाहती हैं। अरे बहू, अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगी तो लोग नहीं कहेंगे कि 60 में 8 ही आ गई है बुढ़िया को। तुम लोगों की उम्र है जीने की, तुम्हें जो पहनना है पहनो। मेरे तो दिन निकल गए बहू। वैसे बिना ये सब मॉडर्न कपड़े पहनकर मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगूंगी। थोड़ा तो आपको बदलना ही होगा मम्मी जी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स हो गए, अब यूट्यूब पर भी चैनल बना लूंगी। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अब आपके साथ भी फोटोज डालूं, वीडियो डालूं, तब सबको पता चले ना कि मेरे ससुराल वाले कितने मॉडर्न है, कितने फ्रैंक है। इससे मेरे फॉलोअर्स और भी बढ़ेंगे। पैसे की बात है मम्मी जी, ये ऑफिस वाले तो 8-10 घंटे खटाते हैं और मुश्किल से 30,000 भी हाथ में नहीं देते। देखिए, आप ना ऐसे तैयार होकर मुझे सपोर्ट करोगी तो चैनल चल जाएगा। एक नया बिजनेस से समझ के खुद में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कीजिए ना मम्मी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये बात है, तो मैं थोड़ा सा हिल डुल कर वीडियो बना लूंगी। कॉटन की साड़ी नहीं पहनूंगी, सिल्क की साड़ी पहन लूंगी, ठीक है ना? देख बाबू, अब इससे ज्यादा कि तुम मुझसे उम्मीद मत करियो। निकिता पूरी कोशिश करती है अपनी सास का माइंड वॉश करने की, ताकि उसकी सास भी मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दे। पर उसकी बातों का रीना पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। रात को जब ये खाने के टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे, तभी निकिता ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, मिलिए मेरे ससुराल वालों से। ऐसा ससुराल जो आपने सिर्फ सूरज बड़जात्या की मूवीज में ही देखा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये आलू प्याज की सब्जी जो मेरी मम्मी जी ने बनाई है। मेरी प्यारी मम्मी जी जो मुझे कभी कुछ नहीं बोलती। मैं आराम से ऑफिस जाती हूँ और खाना तैयार रहता है। चलिए अब आपको मिलवाती हूँ मेरे पति देव से, जिससे आप पहले से ही वाकिफ हैं। लव ऑफ माई लाइफ सोहिल, जो हर काम में मुझे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। और ये है मेरे पापा जी, जो ससुर कम मेरे फ्रेंड्स ज्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ डिनर करने, आप भी डिनर कीजिए। ओके बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबने डिनर में आज क्या खाया। ये सब क्या कर रही है बहू? पहले के लोग क्या कर गए कि अपने खाने का प्रदर्शन मत करो, न जाने कब किसकी आंख लग जाए। खाना और पैसा जितना छुपा कर रखो उतना ही अच्छा है। किसी की कैसी भी आंख नहीं लगती मम्मी जी, आजकल यही तो ट्रेंड है। और प्लीज मम्मी जी, कल से ना आप भी थोड़ा कोऑपरेट किया कीजिए। कल घर पर मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स भी आने वाले हैं, तो आप प्लीज साड़ी में मत रहिएगा। ऑफिस में बेकार में मेरा मजाक बन जाएगा कि निकिता खुद तो इतनी स्मार्ट बनकर रहती है और अपनी सास को इस तरह से रखती है। लोग मुझ में ही कमी निकालेंगे मम्मी जी। अगली सुबह निकिता तैयार होकर सारी अरेंजमेंट देखने लग जाती है और दूसरी तरफ पसीने से लथपथ रीना कमर में अपनी साड़ी डाले खाना बना रही होती है। हे भगवान, ये सब आप क्या करने लगी मम्मी जी? चलिए छोड़िए, मेरे ऑफिस के लोग आते होंगे, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। अरे परेशान कर दिया है तूने बहू मुझे। मैं कुछ और नहीं पहनूंगी। ये सूट वूट पहनने से मेरे घुटनों में ना दर्द हो जाता है। वैसे भी सब जानते हैं कि काम करने वाले लोग सज धज कर नहीं बैठ सकते। तैयार तो आपको होना ही पड़ेगा मम्मी जी, आपको सोहिल की कसम। अब कौन सी माँ अपने बेटे की कसम लेने के बाद अपनी बात से पीछे हट सकती थी। रीना को भी मजबूरन निकिता की बात माननी ही पड़ती है।
निकिता रीना को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे गाउन पहना देती है। हे राम, छी 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 छी, अब बहू मैं ऐसे गाउन पहनकर बाहर आऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा। अब मुझे कोई दुपट्टा दे दे, मैं अंदर पहले पेटीकोट और ब्लाउज पहनूंगी, उसके बाद ही गाउन पहनूंगी। जब अंदर ब्लाउज और पेटीकोट पहनना है तो साड़ी भी पहन ही लीजिएगा मम्मी जी। ऐसा होता है क्या गाउन? देखिए आप इसमें फ्री फील करेंगी। साड़ी में तो ये पहनो वो पहनो, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है और कोई खराब नहीं लग रहा है। देखिए कोई दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए। ना 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 बहू, तेरे ऑफिस के लड़के भी आएंगे, मुझे खराब लगता है। अरे नजरों की शर्म होती है कि नहीं? वो तो बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे पर मुझे तो शर्म होनी चाहिए। गाउन पहन लिया ना, देख अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती कुछ। और पहली बार गाउन पहनकर रीना सभी के सामने आती है, जिसे देखकर मुरली जी भी हैरान हो जाते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा, कभी कभी तो पहन ही सकती हो गाउन रीना, वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। क्या जी आप भी ना, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। नहीं नहीं मम्मी, पापा मजाक नहीं कर रहा है, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। अरे पर बेटा साड़ी की आदत है ना मुझे, उसमें खुला खुला सा लगता है, पेट में हवा लगती रहती है। ठंड में कौन सा हवा लेना है मम्मी तुम्हें, ऐसे भी तो स्वेटर पहन कर रखती हो। समझ लेना साड़ी पर स्वेटर पहन रखा है तुमने। और बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद निकिता अपनी सास को गाउन पहना ही देती है। गाउन में रीना वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और निकिता की सास को गाउन में देखने के बाद निकिता के सभी कलीग्स निकिता को छोड़कर उसकी सास की तारीफ करने लग जाते हैं। मान गए आंटी जी आपको, तो अब समझ में आ रहा है निकिता क्यों इतनी तारीफ करती है। उफ, आपकी स्किन क्या ग्लो करती है आंटी जी, क्या रो ब्यूटी है आपकी। ओह माय गॉड, मैं तो फैन बन गई आपकी। आज तो निकिता तो फ्रेम से बाहर ही रह गई। अगर तुम मेरी सासू माँ की तारीफ करी है ना तो मुझे फ्रेम से बाहर आने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही में मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या बेटा? जरा एक फोटो लेकर दिखाना तो। निकिता की सास उसके दोस्तों के साथ ऐसे घुल मिल जाती है जैसे वो उसकी बहू के नहीं उसके ही कलीग्स हो। खाना खाकर सभी रात को अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात को खुद को शीशे में देखकर रीना कहती है, इतनी टेंशन, सास ससुर की जिम्मेदारियाँ, फिर बच्चे, इन सब में कभी मैंने देखा ही नहीं कि मैं भी अच्छी लग सकती हूँ। जवानी में मैं भी कम खूबसूरत नहीं थी। जब सड़क पर निकलती थी तो पूरा मोहल्ला छत पर आ जाता था। पर इस घर गृहस्थ के चक्कर में मैंने आईना देखना भी छोड़ दिया था। वैसे इन कपड़ों में ज़्यादा खराबी भी नहीं है, बहू ठीक ही कहती है। कभी कभी उसकी मर्जी के कपड़े भी पहन लूँगी तो उसकी भी कमाई हो जाएगी। अगली सुबह जब रीना उठती है तो इस बार वो अपनी कॉटन की साड़ी नहीं पहनती। वो अपनी बहू के कमरे में चली जाती है और उसकी कबर्ड से एक सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज निकाल कर पहन लेती है। जब निकिता ऑफिस जाने के लिए उठती है तो अपनी सास का ये अवतार देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड मम्मी जी, इस नेट की साड़ी में तो आप कयामत ढा रही है। ओह माय गॉड, मेरी तो नजर ही हट नहीं रही है आपसे। कहीं पापा जी ने आपको ऐसे देख लिया तो वो बेहोश ना हो जाए। अरे चल, मेरी 2-4 फोटो निकाल दे बहू। वैसे भी तू कह रही थी ना मम्मी जी थोड़ा ढंग से रहा करिए, बिजनेस की बात है, तो मैंने भी सोचा तेरी 2 पैसों की कमाई हो जाएगी। डालना मेरी फोटो भी, हाँ जितनी डालनी हो, तेरे और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ना। अपनी सास का ये नया अवतार देखकर निकिता बड़ी खुश हो जाती है। आफ्टर ऑल वो भी तो यही चाहती थी। और इस तरह तैयार होकर जब रीना बाजार जाने के लिए निकलती है तो मोहल्ले की सारी औरतें उसके आगे पीछे डोलने लग जाती है। अरे रीना, ये तू ही है ना? मैंने दूर से देखा तो सोचा तेरे घर में तो एक ही बहू है, ये दूसरी कौन लड़की आ गई? कहीं मुरली भैया ने अपनी मुरली तो नहीं बजा दी? एक ही दिन में क्या बदलाव किया है खुद में। रीना बिल्कुल शादी के समय जैसी लग रही थी वैसी की वैसी लग रही है, जरा भी 19-20 नहीं। अरे क्या निर्मला, तू भी ना, उस वक्त तो मैं 16 साल की थी और आज कहाँ 55 की हूँ। नहीं नहीं रीना, निर्मला सही कह रही है। और बालों में जो गुलाब लगाया ना तूने, भैया तो बेहोशी हो गए होंगे है ना। मैं भी अपना ख्याल ही नहीं रखती थी, थोड़ा खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, उसमें बुराई भी क्या है। मन ही मन मुस्कुराती और शर्माती रीना अपने घर चली जाती है। जिस कपड़ों से रीना भागती रहती थी, आज वही कपड़े पहनने के बाद उसे जो वाहवाही मिल रही थी
उसे वो वाहवाही काफी अच्छी लग रही थी। अब तो हर रोज सुबह रीना खुद उठकर तैयार हो जाया करती। यहाँ तक तो ठीक था, पर कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। नाश्ते के टेबल पर कैसी फोटो डाली तूने बहू मेरी? उस पे मेरा चेहरा देखा था, कितना खराब लग रहा था। डालने के पहले मुझे दिखा तो दिया कर। ढंग की फोटो नहीं रहती मेरी तो अच्छा नहीं लगता मुझे। कहा मम्मी, अच्छी तो लग रही है फोटो आपकी। अरे मुझे मत सिखा, मेरा भी अकाउंट है, मैं भी जानती हूँ लोग कैसी फोटो डालते हैं। और आज रात का खाना ना तुम लोग बाहर से मंगवा लेना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियां एक पार्टी कर रही है जिसका थीम है फीलिंग 20s in 50। तो मैं वो तेरी काली वाली वन पीस है ना, वो पहन कर चली जाऊंगी, ठीक है ना? गाउन तक तो ठीक था, पर ये ऐसे कपड़े शोभा देंगे क्या तुझ पर रीना? आपने तो शुरू से ना मुझे दबा रखा है। मुझे मत बताइए मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। ये कहकर रीना गुस्से से खाने के टेबल से उठकर चली जाती है। रीना अब हर रोज अपनी बहू के सारे कपड़े पहन पहन कर कभी यहाँ तो कभी वहां जाती रहती। और अब कौन पूछे निकिता के ब्लॉग को, क्योंकि निकिता का फोन तो हर वक्त अब उसकी सासू माँ के पास ही रहता था और उसका इंस्टाग्राम पेज भी उसकी सासू माँ का इंस्टाग्राम पेज बन चुका था। एक सुबह सोहेल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और समय पर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, मम्मी नाश्ता, मम्मी जल्दी नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सोहेल आवाज लगाता रहता है पर रीना उसे कोई जवाब नहीं देती। वो किचन में जाकर देखता है पर वहां ना रीना होती है और ना ही खाना। ये क्या बात हुई, आज नाश्ता नहीं बना क्या? नाश्ता कैसे बनेगा, मैं तो ऑफिस जाने के आधे घंटे पहले उठती हूँ। नाश्ता तो मम्मी जी बनाती है ना, और वो घर पर है नहीं। मैं अभी उन्हीं के कमरे से आ रही हूँ। हो सकता है फिर से किसी पार्टी में चली गई हो। ये कौन सी पार्टी होने लगी सुबह सुबह? पिछले एक हफ्ते से मैं रात का खाना बाहर खा रहा हूँ, अब नाश्ता भी बाहर करूँगा तो मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो निकिता, तुम आज छुट्टी ले लो, मुझे घर का खाना ही खाना है। नहीं नहीं सोहेल, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकती, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये क्या बात हुई भला, किसी को तो घर संभालना होगा ना। सुन लो, ऑफिस तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा निकिता, क्योंकि मम्मी पर यह भूत तुमने ही सवार किया था। मेरी माँ तो बिल्कुल सीधी सादी थी, तुम्हें ही उसे मॉडर्न बनाना था, तो लो बन गई वो मॉडर्न। बहू सोहेल ठीक कह रहा है, तूने ही रीना को ऐसी चाबी भरी है कि वो दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। कुछ लोगों को भगवान ने जैसा बनाया है वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बदलाव करने का नतीजा यही होता है। अच्छा छोड़ो, वो कुछ देर में आ जाएगी। तुझे ऑफिस जाना है तो ये सारी बातें छोड़ और जाकर तैयार हो जा, मैं बाहर से इडली ले आता हूँ। निकिता अपने कमरे में तैयार होने जाती है तो वो क्या देखती है कि उसके ऑफिस के कपड़े तो कबर्ड में है ही नहीं। ये क्या, पूरा कबर्ड उथला हुआ है और कपड़े भी नहीं है। घड़ी का कांटा टिक टिक करके आगे बढ़ता जा रहा था और निकिता को ऑफिस के लिए और देरी होती जा रही थी। ऊपर से कबर्ड में अपने कपड़े ना पाकर निकिता जोर जोर से सोहेल को आवाज लगाने लगती है, सोहेल सोहेल, मेरे ऑफिस के कपड़े मेरे कबर्ड में नहीं है, मेरे ब्लेजर पेंस कुछ भी नहीं मिल रहा, कहाँ गए मेरे कपड़े? अरे तो कुछ और पहन कर चली जाओ निकिता, भूख से यहाँ मेरा दिमाग खराब है, कुछ मत बोलो। तुम्हें पता है ना मेरे ऑफिस में ड्रेस कोड है, मैं और कुछ पहनकर नहीं जा सकती। पर मेरे कपड़े गए कहाँ? धरती खा गई कि आसमान निकल गया? आज तक तो इस घर में एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई, तो आज कैसे इतने बड़े कपड़े गायब हो गए? अरे हाँ, सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में आई थी, कहीं मम्मी जी मेरे ऑफिस के कपड़े पहनकर बाहर तो नहीं चली गई? भगवान, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। अब तो रीना की हरकतों से निकिता भी परेशान हो गई थी। वो अपनी बहू के नए नए ब्रांडेड कपड़े तो पहन ही लेती थी, पर आज उसने बहू के ऑफिस के कपड़े तक पहन लिए थे। अब धीरे धीरे रीना की हरकतों में इतना बदलाव आने लग जाता है कि वो दिन भर कपड़े बदल कर फोटोज लेने में बिजी रहती है और घर का खाना बनाना तक छोड़ देती है। निकिता को तो ऑफिस जाना होता था, इसलिए सभी को तीनों वक्त बाहर का ही खाना पड़ता है। जो भूत मैंने मम्मी जी के सर पर चढ़ाया है, उस भूत को मुझे ही उनके सर से उतारना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही मम्मी जी को समझाने जाऊंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगी, मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। निकिता अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करती है और अपनी फ्रेंड को मदद के लिए कॉल लगाती है। मैं तो पहले ही जानती थी यही होगा, पर तुझे ही इस शौफ की दुनिया का हिस्सा बनना था ना। छोड़, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे मेरे एक दोस्त का नंबर देती हूँ, वो एक्टर है, तो उससे बात कर ले।
और जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ वैसा ही करना। देखना, तुझे तेरी सीधी सास फिर से मिल जाएगी। प्रिया का फॉर्मूला कभी फ्लॉप नहीं होता। प्रिया की बात मानकर निकिता 2-3 एक्टर्स हायर करती है और उन्हें अपनी सास को सड़क पर छेड़ने को कहती है। वो लड़के निकिता के कहने पर उसके मोहल्ले की बाहर की गली में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही रीना अपने घर को लौट रही थी, तीनों एक्टर्स अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनमें से एक लड़का रीना को देखकर सीटी मारते हुए कहता है, अरे हाय कहाँ जल्दी। बहुत लोगों को कोट पैंट पहने देखा है, पर इस तरह का जलवा कभी किसी में नहीं देखा। हाय, परे हटो, दूर जाओ। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? तुम लोगों से बड़ा तो मेरा बेटा है और मुझे लाइन मारते हो। हटो यहाँ से। चल झूठी, 25-26 साल की होकर बता रही है कि हमारे जैसे बेटे कौन मानेगा तेरी बात। जरा इसके कपड़े तो देख सुमित, लगता है क्या इसकी उम्र 16 साल से भी एक दिन भी ज्यादा हो। सड़क पर लड़कों के ऐसे कमेंट सुनकर रीना घबरा जाती है और भागती हुई अपने घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। निकिता तो सब जानती थी। वो हॉल में बैठी अपनी सास के बाहर आने का इंतजार कर रही थी और 10 मिनट के बाद रीना पहले की तरह कॉटन की साड़ी पहनकर बाहर आती है। ये ले बहू तेरा कोट और पैंट, मुझे नहीं पहना ये कपड़े, और कसम है तुझे अगर तूने कभी मुझे अपने कपड़े पहनने को कहा तो। ये अचानक तेरी सास को क्या हो गया बहू? आप कह रहे थे ना पापा जी, चाबी कुछ ज्यादा लगा दी है मैंने, तो मैंने चाबी निकाल दी। ये कहानी एक ऐसी चालबाज लड़की की है जो लोगों के घर की बहू बनती थी और उनके पैसे गहने लेकर भाग जाती थी। हाय, किसी की नजर ना लगी गायत्री, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। वो तो है, आखिर मेरी बहू मुंबई की रहने वाली है, ऐसी वैसी नहीं है। काश मेरे बेटे के लिए भी ऐसी ही लड़की मिल जाए, तब तो मैं महादेव के मंदिर में भंडारा करूंगी। चल बहू, तू अपने कमरे में जाके आराम कर ले, बहुत थक गई होगी ना। जी माँ जी। अगले दिन गायत्री जैसे ही अपनी बहू के कमरे के अंदर जाती है, वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चांदनी कहीं नजर नहीं आती। अलमारी खुली पड़ी है। तभी गायत्री को बेड पर चांदनी का लिखा हुआ खत मिलता है। बुढ़िया, तूने मुझे क्या पागल समझ रखा था जो मैं तेरे बेवकूफ लल्लू बेटे से शादी करके जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी? मैंने ये शादी सिर्फ गहने और पैसों के लिए की थी, जो अब मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना। अब की प्यारी बहू चांदनी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहू तो धोखेबाज निकली, रातों रात मेरे गहने पैसे लेकर भाग गई। हाय, मेरी तो नाक कट गई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कसम है मुझे मेरी माँ की। मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी चांदनी। जय भद्रकाली। दूसरी तरफ चांदनी रेलवे स्टेशन पर बैठी पैसे गिन रही होती है। तब चांदनी का नकली भाई कहता है, ये दुनिया ना एक सुपरमार्केट की तरह है। जब तक इस मार्केट में सुंदर बहू की डिमांड रहेगी, तब तक हमारा बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा। लड़के की शक्ल चाहे राजपाल यादव जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन बहू तो सबको दीपिका कैटरीना जैसी ही चाहिए। अब मैं चली दिल्ली अपने अगले शिकार की तलाश में। इस तरह वे दोनों अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते और उनको ठग लेते। देखो माँ, मैंने अपनी शादी का इश्तिहार अखबार में दे दिया है। अब तुम देखना, तुम्हें एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल जाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर चांदनी अपने भाई के साथ मौजूद होती है। नमस्ते, आपका नाम विशाल है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? जी, आपने अपनी शादी के लिए अखबार में जो इश्तिहार दिया था ना, वो मैंने पढ़ा।
मुझे ना आपका प्रोफाइल बहुत पसंद आया। मैं अपनी बहन की शादी आपसे करवाना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपनी बहन को भी साथ ले आया हूँ। विशाल और उसकी माँ चांदनी की खूबसूरती को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों माँ, कैसी है ये लड़की, तुम्हें पसंद है? अरे कुछ मत पूछ बेटा, ये तो चांद का टुकड़ा है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इस तरह विशाल की माँ चांदनी को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लेती है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। क्या जी, आपने मेरे लिए इतना मामूली और सस्ता हार पसंद किया? अरे जरा इसके डिजाइन तो देखो, आजकल लोग इसे ही सबसे ज्यादा खरीदते हैं। खरीदते होंगे जी, मुझे क्या, लेकिन मैं तो हमेशा अपने स्टैंडर्ड के ही गहने पहनती हूँ। आखिर शादी में लोग मुझे इस मामूली हार को पहने देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे क्या बहू, जब से मामूली मामूली लगा रखा है, ये पूरे 2 लाख का हार है बेटा। लेकिन मुझे नहीं ना पसंद, रहने दीजिए। आप लोगों ने तो शादी से पहले ही कंजूसी दिखाना शुरू कर दिया। शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। भैया, मुझे ये शादी नहीं करनी। विशाल की माँ मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे के लिए लड़की मिली है, वो भी इतनी सुंदर। अगर ये हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अरे बेटा, नाराज क्यों होती हो? तुझे जो गहने पसंद है वो हम तुझे दिला देंगे। आखिरकार चांदनी के पसंद के सारे गहने खरीद लिए जाते हैं। ये दोनों माँ बेटे तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गए। अब कल ही हम यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। ओह, मैंने तो ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा लिया। अगली रात चांदनी सारे गहने बैग में भर के जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है, तभी हॉल में लगी ट्यूबलाइट जल उठती है। अरे, ये लाइट किसने जलाई और ये दरवाजे पर इतना बड़ा ताला किसने लगाया है? मैंने लगाया है। अचानक गायत्री को सामने खड़ी देख चांदनी के होश उड़ जाते हैं। क्यों रे चोटी कहेगी, तुमने क्या सोचा? तो इस बार भी सब कुछ लूट के चली जाएगी है? हमें तो तुझ पर पहले ही शक हो गया था। हम तो तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। अपना भांडा फूटता देख चांदनी घुटनों पर आ जाती है। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो अब तो पुलिस से मांगना। बाहर खड़ी पुलिस तेरा इंतजार कर रही है, अब तेरी खैर नहीं। अब मेरा क्या होगा? हाँ भाई, कौन हो? किससे मिलना है? जी, मैं जोमेटो से आया हूँ। आपके यहाँ से नूडल्स का ऑर्डर आया था। तभी वहां आलिया आ जाती है। अरे माँ जी, रोज तो हम घर का खाना खाते ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज सबके लिए नूडल्स मंगा लेती हूँ। अरे बहू, तुझे तो पता है कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। अरे कम से कम मंगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैं ये तेरे नूडल वूडल नहीं खाने वाली। हाँ क्या माँ जी, आप भी छोटी मोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। अरे बहन जी, आप दोनों के झगड़े के बीच मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अपने ऑर्डर की डिलीवरी लेनी है या नहीं? कमला अपनी बहू से कहती है। बहू, तूने मंगवाया है ना, तू ही खा, मैं नहीं खाने वाली। मैं चली अपने कमरे में। आलिया चिढ़कर डिलीवरी वाले से कहती है, भैया आप एक काम करिए, इसे लेकर वापस चले जाइए। डिलीवरी वाला वहां से चला जाता है और इस तरह सास बहू के झगड़े की वजह से सभी घर वाले उस रात भूखे सो जाते हैं। फिर एक दिन आलिया अपने घर पर अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही होती है। उस रात उसकी सास कमला की तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में हो रहे शोर शराबे से उसे बड़ी तकलीफ होती है। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तू घर में शोर शराबा कर रही है। अरे माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन तो हर साल होता है, तेरे जन्मदिन के चक्कर में आज मेरा मरण दिन ना हो जाए।
ओहो माँ जी, आप तो मेरी हर बात पर कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती हैं। अब इंसान अपने घर में ही तो अपना जन्मदिन मनाएगा ना। अरे तो जन्मदिन मनाने के तरीके भी तो होते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि शोर शराबा करके ही जन्मदिन मनाया जाए। तभी वहां खड़ी आलिया की सहेलियां आपस में बात करने लगती है। अरे जरा इसकी सास को तो देख, ये तो बड़ी चिड़चिड़ करने वाली लगती है। बेचारी आलिया, उसे कैसी सास मिली है। मेरी मान, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर का खराब माहौल देख आलिया की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अपनी सास का ये बर्ताव देख आलिया भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह दोनों के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। देखते ही देखते दोनों सास बहू की तूतू मेमे के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगते हैं। फिर एक दिन, माँ, अभी कुछ दिनों के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगी हैं। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर घुमाते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से वैष्णो देवी जाने की सोच रही थी। चलो इसी बहाने माता के दर्शन भी हो जाएंगे। कमला की बात काटते हुए आलिया कहती है, अरे नहीं नहीं, वैष्णो देवी जाकर क्या करेंगी? मेरी एक सहेली पिछले साल ही गई थी। रास्ते भर बेचारी तकलीफ से गुजरते गुजरते वहां पहुंची। आज तक पछता रही है। वैष्णो देवी भी कोई घूमने वाली जगह है क्या? एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चों को धार्मिक स्थानों पर ले जाने से उनमें अच्छे संस्कार आते हैं, और वैसे भी माता के दर्शन किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है, हम लोग शिमला जाएंगे। अरे मैंने एक बार कह दिया ना, हम सब वैष्णो देवी जाएंगे। माँ, तुम वैष्णो देवी जाओ और आलिया तुम शिमला चली जाओ। मैं बच्चों के साथ घर में ही रहूंगा। अरे लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तो और क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों की रोज की झिकझिक से। बस खत्म करो, कहीं नहीं जा रहे हम, घूमने का प्रोग्राम कैंसिल। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू एक दूसरे से मुंह फुलाए रहने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मुझे बाजार जाना है, चलेगी तू? हाँ माँ जी, मुझे भी काफी सामान खरीदना है, चलिए चलते हैं। दोनों बाजार पहुंच जाते और खरीदारी करते समय किसी चीज को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अरे तुझे कुछ नहीं समझता, बाहर से दिखने में अच्छा दिख रहा है, 4 दिन भी नहीं चलेगा ये। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार इसे लेकर तो देखिए, ये बहुत अच्छा है। अरे बहू, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, कपड़े को दूर से देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। अरे वाह माँ जी, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है। तभी दोनों की बातें सुनकर दुकान वाला झुंझला कर कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों अपना झगड़ा दुकान के बाहर जाकर करिए, मेरी दुकानदारी खराब मत करिए। अरे तू कैसी बात कर रहा है? अरे तो और क्या करूं, सारा मोहल्ला तुम दोनों के झगड़ों के बारे में जानता है। आपके झगड़े के कारण दूसरे ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। जाइए, आप दोनों किसी और दुकान से सामान खरीद लीजिए। दुकानदार की तीखी बातें सुनकर कमला और आलिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आने के बाद दोनों के मन में दुकानदार की बातें घूम रही होती है। बहू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हम दोनों की है। अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं हम, जिस वजह से सारे मोहल्ले में हमारी हंसी हो रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आखिर हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है और हमारे बीच आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। माँ जी, मैं आज की बात आपसे किसी भी बात पर बहस नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए।
अरे कोई बात नहीं बहू, गलती हम दोनों की थी। शिक्षा एक दूसरे को समझने से और एक दूसरे को सम्मान देने से ही हमारे रिश्ते अच्छी तरह से चल सकते हैं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट? ये इतनी सी नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता, इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज़ से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है, इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है, भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मज़े में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूं तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है,
इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है।